सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। कौन सा है हमारा? ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन ऑफ योर पाठ्य बुक। ठीक है। और शुरू करने से पहले तो इम्पोर्टेंट बात कि फर्स्ट क्या है कि ये जो नोट्स है ना, कलरफुल नोट्स, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और उसे ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और सेकेंड बात कि मैंने क्या कर रखा है, अपने क्लास 11 ज्योग्राफी करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो बच्चों वीडियोस है ना, वो क्या चैप्टर वाइज सिस्टमेटिकली अरेंज होती हुई मिल जाएगी। पहले मिलेगी आपको चैप्टर की रिवीजन वाली वीडियो। ठीक है। फिर आपको मिलेगी जो है ना हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगी उसके अंदर जिस भी चैप्टर का मैप है ना, तो उसकी वीडियो आपको चैप्टर वाइज सिस्टमेटिकली अरेंज होती हुई वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैंने क्लास 11 ज्योग्राफी करके प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना। ठीक है। जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियो सिस्टमेटिकली अरेंज होती हुई मिल जाएगी। तो क्लास 11 ज्योग्राफी वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसका लिंक प्लस जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको वहाँ पर आप चेक कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है? ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। अब ये जो चैप्टर है ना बच्चों, इसे क्या हमारे 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। कितने स्टेजेस? 3 स्टेजेस के अंदर यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर का ओवरव्यू कि क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किस तरह से ये जो टॉपिक्स है ना, वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो हम समझेंगे यहाँ पर सबसे पहले। देन हम करेंगे यहाँ पर जो हमारे इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उन्हें हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर से कौन कौन से क्वेश्चन है ना जो आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम फटाफट से यहाँ पर एनालाइज करेंगे। ठीक है। और फाइनली हम करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर का रिवीजन जो हम यहाँ पर करना है। समझ में आ गया? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम यहाँ पर इस चैप्टर का ओवरव्यू। चैप्टर क्या है हमारा? ज्योग्राफी से डिसिप्लिन। यहाँ पर हम समझेंगे उसके मीनिंग के बारे में। ठीक है। अब ज्योग्राफी से डिसिप्लिन कौन कौन से क्वेश्चन से कंसर्न करता है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। देन हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी से डिसिप्लिन का नेचर, यानी इस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, तो वो भी हम यहाँ पर फटाफट से कवर करेंगे। देन हम देखेंगे यहाँ पर उसके एस्पेक्ट, यानी जो ज्योग्राफी से डिसिप्लिन है ना, तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट से डील करता है या कंसर्न करता है, या क्या क्या इसके एस्पेक्ट है, हम फटाफट से यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है वो। ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ एडल्ट डिफरेंशिएशन, ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड चेंजिंग रिलेशनशिप। यानी कहने का मतलब 3 एस्पेक्ट हम यहाँ पर फटाफट से देखेंगे। देन हम देखेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी के ब्रांचेस एज पर सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके। देन हम देखेंगे यहाँ पर उसके बाद डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी है ना, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? डुअलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है। तो वो भी हम समझेंगे कि डुअलिज्म होता क्या है आखिर, और वो किस किस में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। देन आता है रीजनल अप्रोच वर्सेस सिस्टमैटिक अप्रोच, तो वो भी हम समझेंगे फटाफट से यहाँ पर। और फाइनली हम देखेंगे यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी और उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है। और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, समझ में आ गया? तो ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फटाफट से देखते हैं कि इस चैप्टर में से आपके स्कूल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो फटाफट से उनको एनालाइज करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से, 3 और 5 मार्कर वाले। ओके। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और इसके आंसर वाली वीडियो है ना बच्चों, में इसके जस्ट बाद आपके बनाने वाली हूँ। तो उसके अंदर आपको क्या ये सारे क्वेश्चन है ना, उनके आंसर आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर लेना क्लास 11 ज्योग्राफी वाली, उसके अंदर आपको सिस्टमेटिकली अरेंज होती हुई सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी फटाफट से क्वेश्चंस को हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 3 मार्क। अब इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन कौन से? ज्योग्राफी इज कंसिडर एज अ स्टडी ऑफ अ सरफेस। ठीक है। यानी ज्योग्राफी क्या है, उसको ऐसा माना जाता है कि वो क्या अर्थ सरफेस की स्टडी है, तो उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। देन हमसे पूछा जाता है व्हाई शुड ज्योग्राफी बी स्टडी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, की क्या नीड है कि हम ज्योग्राफी को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़े, या हमें क्या बोला गया है कि और करके कि एक्सप्लेन ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, या बताओ कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, या आप उसको एक्सप्लेन करो। डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट, यानी ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, उसे क्या करो आप एक्सप्लेन करो। या हमसे ये पूछा जाता है कि क्या हमारे को नीड पड़ी है कि हम ज्योग्राफी को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट स्टडी करें। ठीक है। तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन हमसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ एडल्ट डिफरेंशिएशन, यानी अभी हमने एस्पेक्ट देखे थे ना, तो उसके ऊपर से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आप डिस्क्राइब करो ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ एडल्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज ज्योग्राफी कंसिडर एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, यानी कैसे ज्योग्राफी को क्या है
डिफरेंस एंड इंडिकेटेड डिसिप्लिन कंसिडर करा जाता है, तो उसे हमें बताना है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है या क्यों जो ज्योग्राफी से इंडिकेटेड डिसिप्लिन बोला जाता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में से स्टेटमेंट उठा के दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि आप इसको जस्टिफाई करो। क्या है? ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है। देन हमसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस द ज्योग्राफी इज कंसर्न विद, एक्सप्लेन। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी 3 सेट ऑफ क्वेश्चन से डील करता है। अब वो कौन कौन से, तो उन्हें क्या करना है, हमें बताना भी है और साथ ही साथ हमें क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। देन आता है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी। और आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ इज फिजिकल ज्योग्राफी डिफरेंट फ्रॉम बायो ज्योग्राफी, एक्सप्लेन। आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस बताना है बिटवीन द फिजिकल ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 3 सब ब्रांचेस। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उसकी सब ब्रांचेस बतानी है और उनमें से भी क्या करना है, आपको 3 सब ब्रांचेस क्या करना है, आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। देन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ बायो ज्योग्राफी, एक्सप्लेन एनी 3। यानी यहाँ पर भी क्या करना है, 3 मार्कर के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर आपको करना है, बताना है कि फिजिकल ज्योग्राफी के कौन कौन से सब ब्रांचेस है और उनमें से क्या करना है, आपको 3 को एक्सप्लेन करना है। देन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। तो आपको करना है यहाँ पर 3 पॉइंट्स के अंदर आपको करना है, आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन द सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। यानी कहने का मतलब कैसे सिस्टमैटिक अप्रोच डिफरेंट है फ्रॉम द रीजनल अप्रोच। तो आपका करना है, आपको यहाँ पर अपने 3 मार्कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको करना है, उसको बताना है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस, एनालाइज द स्टेटमेंट। या आपसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको क्या दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि एनालाइज करो या इसे जस्टिफाई करो। ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर। और अगर हम यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें विच इज बेसिकली ऑफ 5 मार्क, तो यहाँ पर आपसे कहें, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। अब यहाँ पर क्या है, इसकी 5 सब ब्रांचेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे और 5 मार्कर के अकॉर्डिंगली है ना, तो आपको करना है, उन पाँचों को आपको करना है यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके। देन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ इज फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस को लेकर आपको क्वेश्चन बन सकता है। ओके। तो बच्चों, ये था हमारे चैप्टर का हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 11 क्वेश्चन है, 9 है हमारे 3 मार्कर और 2 है हमारे 5 मार्कर वाले। इनका सोल्यूशन वाली वीडियो आपको नेक्स्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर से सर्कुलेट करना। ठीक है। तो सबकी हेल्प हो जाएगी। ओके। तो सोल्यूशन वाली वीडियो आपको नेक्स्ट आपको मिल जाएगी। अब फाइनली हम करेंगे हमारे चैप्टर का रिवीजन। ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1 क्या हमारा यहाँ पर, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, यानी ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे यहाँ पर हमारे ज्योग्राफी के मीनिंग के बारे में कि यानी जो ज्योग्राफी है ना, तो उसका मतलब क्या है, कि क्या टर्म है और क्या मतलब है, वो उनको फटाफट से हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो टर्म है ना ज्योग्राफी, ये क्या है, जो ग्रीक वर्ड है ना वहाँ से डिराइव हुआ है, जिसमें जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और ग्राफोस का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। दोनों ही क्या है बच्चों, ग्रीक वर्ड है। ठीक है। जियो और ग्राफोस, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या बनेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ दी अर्थ, यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन, यानी अर्थ को करना, डिस्क्राइब करना। तो वो क्या होता है, ज्योग्राफी का मीनिंग। ठीक है। अब ये जो टर्म है ना ज्योग्राफी, तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन किसने करा था, यानी पहली बार ये जो टर्म है ना ज्योग्राफी, वो किसने यूज करा था, ये ज्योग्राफी का नाम किसने दिया, तो वो कौन थे, तो वो थे एरिस्टोथेनिस, जो क्या थे, ग्रीक स्कॉलर थे। ठीक है। यानी वो क्या थे, ग्रीक स्कॉलर थे और उन्होंने उनकी ही लैंग्वेज में से, यानी ग्रीक लैंग्वेज में से एक वर्ड बनाया है, कौन सा, ज्योग्राफी, जो क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ दी अर्थ। तो ये आपके 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म है ज्योग्राफी, वो किसने कॉइन करा था, तो वो करा था ग्रीक स्कॉलर एरिस्टोथेनिस ने, क्या करा था, इस टर्म को कॉइन करा था, जिसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ दी अर्थ। समझ में आ गया। अब क्या है, इन अदर वर्ड्स इट इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस, पीपल, एनवायरमेंट एंड द इंटरेक्शन ओवर स्पेस एंड टाइम। यानी अगर क्या है, हम इसे आसान शब्दों में देखें ना, तो ये क्या बेसिकली प्लेसेस, पीपल, एनवायरमेंट और उनका इंटरेक्शन की स्टडी कौन है, ज्योग्राफी। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या दे रखी, हमें एक डेफिनेशन दे रखी है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो किसने दी है, वो रिचर्ड आर्चॉन ने दी है। ठीक है। और क्या दी है, उसको फटाफट से यहाँ पर रीड करते हैं। सो ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर क्या है, जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो एरिया वाइज हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ना, तो उनके डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन
क्वेश्चन से। कौन डील करता है? ज्योग्राफी। तो ऐसा किसने बताया? रिचर्ड हार्टशॉ ने बताया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी की एरियल डिफरेंशिएशन वाली जो डेफिनेशन है ना, वो किसने दी थी? तो वो दी थी रिचर्ड हार्टशॉ ने। उन्होंने क्या बोला कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमें एरिया वाइज डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ना, कि कहीं पे प्लेन है, कहीं प्लेटू है, तो हमें क्या जो एरिया वाइज जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ना, तो उनके डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन से कौन डील करता है या कौन कंसर्न करता है? तो वो है ज्योग्राफी। और ये डेफिनेशन किसने दी? तो वो दी थी रिचर्ड हार्टशॉ ने। समझ में आ गया ज्योग्राफी का मीनिंग? अब हम फटाफट से यहाँ पर देखते हैं कि जो ज्योग्राफी है ना, वो कौन कौन से क्वेश्चन से यहाँ पर कंसर्न करता है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? 3W से याद रखोगे। कौन कौन से? व्हाट, वेयर एंड व्हाई। यानी यहाँ पर क्या है, 3 क्वेश्चन से कौन डील करता है? हमारा ज्योग्राफी। कौन कौन से? वो व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट से सबको रिवाइज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन व्हाट। अब ये क्या होता है? तो इसमें पूछा जाता है व्हाट इज इट, यानी कोई भी चीज या कोई भी फीचर है ना, तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्या है, व्हाट इज इट। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या काम करा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर? हमने आइडेंटिफिकेशन का काम करा। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा जाता है? आइडेंटिफिकेशन करा जाता है। कोई भी नेचुरल और जो ह्यूमन फीचर है ना, जो क्या अर्थ सरफेस पे पाए जा रहे हैं, तो उन्हें क्या करा जाता है? यहाँ पर आइडेंटिफाई करा जाता है, या उनके आइडेंटिफिकेशन का काम देखा जाता है अंडर द क्वेश्चन व्हाट, जिसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? व्हाट इज इट, यानी कोई भी फीचर है ना, तो वो क्या है, यानी उसे क्या करा जाएगा? यहाँ पर आइडेंटिफाई करा जाएगा अंडर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे व्हाट इज रिवर, व्हाट इज माउंटेन, व्हाट इज सिटी। ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज रेनफॉल, व्हाट इज सोइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब जो भी फीचर अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जा रहे हैं, चाहे वो नेचुरल फीचर हो या चाहे वो ह्यूमन या कल्चरल फीचर हो, तो जो भी फीचर अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जा रहे हैं ना, तो उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम किसके अंदर करा जाता है? अंडर द क्वेश्चन व्हाट। ओके, समझ में आ गया? अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है वो? क्वेश्चन वेयर। यानी यहाँ पर क्या है, ये देखा जाता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी फीचर हमें देखने को मिल रहे हैं ना, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, वो हम यहाँ पर उसको देखेंगे। यानी यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज इट लोकेटेड, यानी कोई भी फीचर है ना, तो वो लोकेटेड कहाँ पर है, तो उसे हम देखते हैं अंडर द क्वेश्चन वेयर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या करा जाता है? एक्सप्लोर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ द फिनोमेना अक्रॉस स्पेस, यानी ओवर द स्पेस, यानी ओवर द स्पेस या ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कैसे क्या हमें जो है फिनोमेना या जो फीचर है ना, वो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनके लोकेशन को एक्सप्लोर करा जाता है अंडर द क्वेश्चन वेयर। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि वेयर इज द थार डेजर्ट लोकेटेड, वेयर डज हैवी रेनफॉल अकर इन इंडिया, एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन या लोकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ना, वो देखे जाते हैं अंडर द क्वेश्चन वेयर। ओके, ना हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे ज्योग्राफी जो जिससे कंसर्न करता है, तो वो है क्वेश्चन वाई। अब इसके अंदर क्या देखा जाता है कि वाई आर दे अकर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी यहाँ पर क्या है, रीजन पे फोकस करा जाता है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर हो रही है ना, तो वो क्यों हो रही है, यहाँ पर ही क्यों हो रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो देखा जाता है या उससे फाइंड जाता है अंडर द क्वेश्चन वाई। और यही क्या है ना, यही क्वेश्चन क्या बनाता है ज्योग्राफी को? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो क्या है, ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है, तो वो कौन है? क्वेश्चन वाई। अब साइंटिफिक क्यों बोला? क्योंकि साइंस के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज जो हो रही है ना, तो उसके पीछे का रीजन जानने का पूरा कोशिश करा जाता है ना, तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर क्या है, कोई भी फिनोमेना है ना, तो वो वहां पर ही क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन ढूंढने पे कौन फोकस करता है? हमारा क्वेश्चन वाई। तो इसी वजह से ये क्या बनाता है, हमारे ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। ठीक है, कीप इन माइंड। और ये क्या है, हमारा ज्योग्राफी का फाइनल एंड मोस्ट एनालिटिकल पार्ट है। कौन है? क्वेश्चन वाई। ओके, कीप इन माइंड। और ये क्या करता है, एग्जामिन करता है रीजन बिहाइंड लोकेशन, पैटर्न एंड इम्पैक्ट ऑफ फिनोमेना, यानी कोई भी चीज़ या कोई भी फीचर हमारे अर्थ सरफेस पे पाया जा रहा है ना, तो उसका लोकेशन वहाँ पर ही क्यों है, ऐसा उसका पैटर्न हमें क्यों देखने को मिल रहा है, कैसे क्या हमारे ऊपर वो इम्पैक्ट डालेगा, तो उसके पीछे का रीजन एग्जामिन करने में कौन फोकस करता है? क्वेश्चन वाई। समझ में आ गया? अब फटाफट से इसके एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या इसके अंदर वाई आर अर्थक्वेक कॉमन इन द हिमालयन रीजन, एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर बोला गया है ना कि हिमालयन रीजन के अंदर अर्थक्वेक कॉमन क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन जानना। तो कहने का मतलब कोई भी फीचर है या कोई भी चीज़ हो रही है ना, जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक हो रहा है हिमालयन रीजन के अंदर, तो वो वहाँ पर ही क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन जानने पे कौन फोकस करता है? हमारा क्वेश्चन वाई। और इसी वजह से क्या बनता है, हमारा ज्योग्राफी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनता है। या ये क्या है, ज्योग्राफी को क्या बनाता है? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। ओके, समझ में आ गया? क्लियर एकदम? तो अब तक क्या कर लिया हमने, हमारा ज्योग्राफी का मीनिंग समझ लिया और हमने क्या देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन से वो डील करता है। कितने क्वेश्चन से? वो 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन से हमारा ज्योग्राफी डील करता है। ठीक है,
ठीक है, वो भी हमने समझ लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे ज्योग्राफी ऐसे डिसिप्लिन का नेचर, यानी हमारी ज्योग्राफी है ना, उसे अगर हम ऐसे डिसिप्लिन देखें तो उसका नेचर कैसा है, तो उसको फटाफट से यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन, कि हमारी ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है ना, तो वो क्या है, अ डिसिप्लिन या ऐसा सब्जेक्ट ऑफ सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि हमारा वर्ल्ड क्या है, एक क्या है, सिस्टम है ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, यानी यहाँ पर क्या है, हमारे वर्ल्ड के अंदर हर चीज़ क्या एक दूसरे पे डिपेंड करती है, यानी इंटरडिपेंडेंसीज देयर। तो ये जो फैक्ट है ना, वो कौन रिकॉग्नाइज करता है, हमारा ज्योग्राफी। और इसी वजह से क्या है बच्चों, हमें क्या है, ज्योग्राफी का क्या है, इंटरफेस देखने को मिलता है विथ नंबर ऑफ या न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेज डिसिप्लिन्स ऑल्सो। और यहाँ पर ऐसा क्यों है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी है ना, वो ऐसा सब्जेक्ट ये मान के चलता है कि यहाँ पर हमारे वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज़ क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सभी चीज़ क्या है, यहाँ पर एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करती है, यानी इंटरडिपेंडेंसीज देयर। तो इसी वजह से हम क्या है ना, तो ज्योग्राफी का क्या है, हमें इंटरफेस देखने को मिलता है विथ अ नंबर ऑफ या विथ न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेज डिसिप्लिन ऑल्सो। यानी कि अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें या हम सोशल साइंस की बात करें ना, तो उनके सब्जेक्ट के साथ भी क्या है, हमें इंटरफेस देखने को मिलता है, किसका, ज्योग्राफी का। और यही जो इसकी बात है ना, वो क्या बनाती है, ज्योग्राफी को एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन बनाती है। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या बोला गया इसके अंदर, हैज़ स्पेशल पर्सपेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। यानी यहाँ पर क्या होता है, ज्योग्राफी के अंदर कोई भी रियलिटी हमें समझनी है ना, तो यहाँ पर क्या है, किस तरीके से देखेंगे, हम उसे स्पेशल पर्सपेक्टिव में देखेंगे या स्पेशल मैनर में देखेंगे। यानी यहाँ पर क्या, स्पेशल यानी स्पेस वाइज, यानी ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैसे क्या चीज़ें हो रही है, तो उसे क्या हम यहाँ पर स्पेस वाइज देखते हुए चलेंगे, यानी किस एरिया में क्या हो रहा है, किस एरिया में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहने का मतलब हर चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्पेशल मैनर में देखेंगे, किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। ठीक है, और इसी वजह से हमारा ज्योग्राफी है ना, वो क्या अटेम्प्ट करता है, स्पेशल सिंथेसिस अटेम्प्ट करता है, यानी यहाँ पर क्या स्पेस वाइज हर चीज़ों को देखा जाता है। और वही अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना, तो वो क्या अटेम्प्ट करता है, टेम्पोरल सिंथेसिस, यानी वहाँ पर क्या है, हर चीज़ों को क्या है, टाइम वाइज देखा जाता है। तो इसी वजह से जो हिस्ट्री है ना, वो क्या अटेम्प्ट करता है, टेम्पोरल सिंथेसिस। और वही अगर हम हमारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी की बात करें ना, तो ज्योग्राफी क्या अटेम्प्ट करता है, स्पेशल सिंथेसिस। क्या अटेम्प्ट करता है, स्पेशल सिंथेसिस। ओके, कीप इन माइंड, आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी कौन सा सिंथेसिस अटेम्प्ट करता है, तो वो कौन सा है, स्पेशल सिंथेसिस। समझ में आ गया? अब हम फटाफट से देखेंगे हमारा ज्योग्राफी के 3 एस्पेक्ट, यानी जो ज्योग्राफी है ना, उसके कौन कौन से 3 एस्पेक्ट है, उसको हम फटाफट से यहाँ पर कवर करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। क्या आता है, ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, यानी अगर हम ज्योग्राफी को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट देखें ना, तो वो कौन कौन सी चीज़ों से कंसर्न करता है या डील करता है, तो उनको हम फटाफट से यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट बोला गया इसके अंदर कि ज्योग्राफी इज अ डिस्टिंक्ट एंड वेल एस्टैब्लिश्ड एकेडमिक सब्जेक्ट। इट हैज़ इट्स ओन थ्योरीज, मेथड्स, टूल्स एंड फील्ड ऑफ स्टडी। तो क्या बोला गया है कि ज्योग्राफी का एक डिस्टिंक्ट और ऑलरेडी क्या है कि वेल एस्टैब्लिश क्या है, एकेडमिक सब्जेक्ट है, जिसकी क्या है खुद की थ्योरी से, मैथड से, ठीक है, खुद के टूल्स है कोई भी स्टडी करने के लिए, और खुद का क्या एक फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। तो क्या है, जो ज्योग्राफी है वो क्या है, एक वेल एस्टैब्लिश क्या है, ऑलरेडी एक क्या है, एकेडमिक सब्जेक्ट है, जिसकी क्या है खुद की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ओके, समझ में आ गया? अब इसके अंदर क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट, कि इट कंबाइंस बोथ नेचुरल साइंसेज लाइक जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड सोशल साइंसेज लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब ज्योग्राफी क्या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ द साइंसेस, नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, कौन, ज्योग्राफी। और इसी वजह से, ऐसा कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये क्या ज्योग्राफी है ना, वो क्या करता है, हमें पूरे वर्ल्ड का क्या है, एक होलिस्टिक हमें व्यू देता है, यानी एक कॉम्प्रहेंसिव या कह सकते हैं हम एक डिटेल मैनर में पूरी हमारे वर्ल्ड के बारे में जानकारी या डिटेल हमें कौन देता है, हमारा ज्योग्राफी। यानी कहने का मतलब ज्योग्राफी क्या है, पूरे वर्ल्ड का क्या करता है, हमें डिटेल में या पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव हमें क्या देता है, एक अंडरस्टैंडिंग देता है, जिसके अंदर क्या होता है, कंबाइन होता है बोथ नेचर एंड सोसाइटी। यानी कहने का मतलब जो ज्योग्राफी है ना, उसके अंदर दोनों ही चीज़ें आ जाती है, या दोनों ही साइंसेस आ जाती है, नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। और इसी वजह से ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड का हमें कॉम्प्रहेंसिव या हम कह सकते हैं डिटेल मैनर में पूरा हमें वर्ल्ड का अंडरस्टैंडिंग देता है, जिसके अंदर क्या नेचर भी आ जाती है और ह्यूमन की सोसाइटी भी आ जाती है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का एस्पेक्ट। ओके, क्लियर हो गया? नाउ हम सेकंड एस्पेक्ट की बात करेंगे, तो वो है हमारा ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। अब ये जो एरियल डिफरेंशिएशन वाली बात है ना, तो वो किसने बताई हमें, वो बताई थी हमें रिचर्ड हार्शॉन ने। जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताई थी डेफिनेशन, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो एरियल डिफरेंशिएशन वाली बात है ना, तो वो किसने हमें इंट्रोड्यूस करी है, किसने प्रपोज करी, तो वो थे रिचर्ड हार्शॉन। ओके, कीप इन माइंड। और इसके अंदर उन्होंने ये बोला कि ये जो अप्रोच है ना एरियल डिफरेंशिएशन, या हम ज्योग्राफी को
देखें एज ए स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन तो वो फोकस करता है ऑन द यूनिकनेस ऑफ डिफरेंट रीजन और एरियाज। यानी कहने का मतलब वो ये मानते थे कि हमारा जो अर्थ है ना उसके अंदर क्या है, जितने भी रीजन है ना या एवरी रीजन वहाँ पर क्या है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। यानी एवरी रीजन ऑन अर्थ इज डिफरेंट, यानी अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रीजन है और वो भी क्या है, इन सम वे और द अदर एक दूसरे से क्या है, डिफर करते हैं। तो इस बात को किसने बताया, तो वो बताया हमें रिचार्ड हार्शो ने। यानी एरियल डिफरेंशिएशन इज देयर, यानी कहने का मतलब कौन से रीजन की कौन सी यूनिकनेस है तो उसको भी हमें कौन बताता है, ज्योग्राफी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया इसके अंदर, ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेशल फीचर्स दैट मेक वन एरिया डिफरेंट फ्रॉम द अनदर एरिया। और उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी क्या है, स्टडी करता है स्पेशल फीचर्स किसी भी पर्टिकुलर रीजन के, जो क्या है एक रीजन को डिफरेंट बनाता है फ्रॉम द अनदर रीजन। और ये जो डिफरेंसेस है ना वो क्या किसी भी चीज़ में भी हो सकते हैं, क्लाइमेट के अंदर हो सकते हैं, कल्चर के अंदर हो सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर हो सकते हैं, पॉपुलेशन के अंदर हो सकते हैं, वेजिटेशन के अंदर हो सकते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह और चीज़ों के अंदर भी क्या है, हमें रीजन वाइज हमें क्या है डिफरेंसेस सीखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें ना तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाई इज़ कश्मीर फेमस फॉर एप्पल्स एंड केरला फॉर कोकोनट। यानी क्यों जो कश्मीर है वो क्या है, एप्पल के लिए फेमस है और केरला क्या है, कोकोनट के लिए फेमस है। तो क्यों ये रीजन वाइज हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब इन डिफरेंसेस की भी हमें स्टडी करके कौन देता है, हमारा ज्योग्राफी। ना हमारे लास्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं, क्या इसके अंदर ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड चेंजिंग रिलेशनशिप। और इसके अंदर क्या लिखा है, सो ज्योग्राफी स्टडीज हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट एंड हाउ दिस रिलेशन इवॉल्व्स ओवर टाइम। यानी कहने का मतलब जो ह्यूमन और नेचर के बीच में रिलेशनशिप होता है ना बच्चों, वो क्या स्टैटिक नहीं होता है, उसमें क्या हमें ओवर टाइम हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है रिलेशन बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब ओवर टाइम हमारे अंदर भी चेंज आता है ना। ठीक है, पहले हम छोटे थे, फिर क्या विद द टाइम हम बहुत सारी चीज़ें सीखे भी है, फिजिकली और मेंटली भी हमारे अंदर क्या बहुत सारे चेंजेस आए ना। तो ऐसा क्या है, जो नेचर और जो ह्यूमंस है ना उनके साथ भी हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब जो ज्योग्राफी है ना वो स्टडी करता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन है ना वो क्या इंटरेक्ट करते हैं विद द नेचर या विद द एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफी उनकी स्टडी करता है और साथ ही साथ ये जो ह्यूमन और नेचर है ना उनके रिलेशनशिप में कैसे हमें क्या है ओवर द टाइम हमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो उन चेंजिंग रिलेशनशिप की भी स्टडी हमें कौन करके देता है, तो वो है ज्योग्राफी। समझ में आ गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो क्या ओवर टाइम उसके अंदर क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब वो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसका मतलब क्या कि ये जो रिलेशनशिप है ना बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। ठीक है, यानी डायनेमिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज एंड ग्लोबल फैक्टर्स। यानी इन सब वजह से क्या है हमें नेचर और ह्यूमन के बीच में क्या है डायनेमिक रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, जो क्या ओवर टाइम चेंज होता रहता है। और नेक्स्ट बोला गया इसके अंदर कि इट एक्सप्लोर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचर। और इसी के साथ साथ ये जो हमारा ज्योग्राफी है ना वो क्या एक्सप्लोर करता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना वो क्या नेचर के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कैसा क्या इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेचर के ऊपर डाल रही है, तो उनके बारे में भी हमें कौन बताता है, ज्योग्राफी। जैसे पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, कंजर्वेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये क्या कर लिया हमने फटाफट से हमारे ज्योग्राफी के एस्पेक्ट, नेचर और कंसर्न क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे ज्योग्राफी की ब्रांचेस के बारे में। और ये जो ब्रांचेस है ना ज्योग्राफी की वो क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे 2 अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली। पहली क्या है हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच, सेकंड क्या हमारी रीजनल अप्रोच। दोनों को एक एक करके फटाफट से हम यहाँ पर कवर करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली क्या क्या ज्योग्राफी की ब्रांचेस निकल के आ रही है तो उनको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच। ओके, अब ये जो हमारी जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ना उसे इंट्रोड्यूस किसने करा था या वो कौन लेके आए थे, तो वो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो क्या थे बेसिकली एक जर्मन ज्योग्राफर थे। ठीक है, तो वो लाए थे हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट वन अप्रोच, कौन सी है वो, सिस्टमेटिक अप्रोच। ओके, कीप इन माइंड। और क्या बोला गया इसके अंदर की जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ना वो किस पे फोकस करता है, तो वो फोकस करता है ऑन स्टडिंग वन थीम, जैसे क्लाइमेट, रिवर, पॉपुलेशन ग्लोबली। यानी किसी भी एक थीम को पकड़ो और उसको ग्लोबली उसके बारे में रिसर्च करो। तो वो कौन बताता है हमें, ये ऐसा करने को कौन बोलता है, तो वो है सिस्टमेटिक अप्रोच। यानी कहने का मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या करना है, कोई भी एक थीम आप ले लो, जैसे आपने क्लाइमेट ले ली तो वहाँ पर क्या करना है, आपको क्लाइमेट जो आपने थीम ली है ना तो उसको लेकर आपको पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपको क्या करना है, उसको लेकर रिसर्च करना है। ठीक है, यानी कोई भी एक थीम लो और उसको पूरे वर्ल्ड वाइड उसको लेकर रिसर्च करो या सर्च करो, तो वो क्या होता है हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच। या ऐसा करने को कौन बोलता है, तो वो है सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसमें क्या एक थीम एट ए टाइम हम लेते हैं और उसको लेकर क्या पूरे ग्लोबल लेवल पर हम क्या उसके बारे में रिसर्च करते हैं, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू द जनरल ज्योग्राफी। यानी अगर हम हमारी जनरल ज्योग्राफी को देखें ना तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है
कोई भी एक थीम ली और उसके बारे में क्या है पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमें बता देता है कि कैसे क्या हर रीजन में क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ना वो क्या हमें क्वाइट सिमिलर देखने को मिलती है टू द जनरल ज्योग्राफी। समझ में आ गया। और इसका फोकस आपको याद रखना है कि किस किस पे फोकस करता है, तो यानी यहाँ पर के एक थीम को एट ए टाइम लो और पूरी ग्लोबली उसको रिसर्च करो। तो ऐसा कौन बोलता है? सिस्टमेटिक अप्रोच। ओके, कीप इन माइंड। अब हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं कि जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ना तो इसके की फीचर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास थीमेटिक स्टडी, यानी यहाँ पर क्या होता है हम थीम लेके स्टडी करते हैं ना, कोई भी थीम ली उसको ग्लोबली हमने क्या करा, स्टडी करा या रिसर्च करा। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, इस अप्रोच के अंदर क्या हुई, थीमेटिक स्टडी है ना, यानी कोई भी थीम पकड़ के पूरे ग्लोबल लेवल में क्या करो, आप उसको सर्च करो या रिसर्च करो या स्टडी करो। ओके, समझ में आ गया। देन क्या आता है इसके अंदर, इट इज़ यूजफुल फॉर बिल्डिंग जनरल थ्योरीज। और क्या है ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ना वो क्या है क्वाइट हमें यूजफुल देखने को मिलती है फॉर बिल्डिंग जनरल थ्योरीज, यानी अगर क्या हमें जनरल ऐसी थ्योरीज बनानी है ना कोई भी थीम को लेकर तो उसमें क्या है हमें यूजफुल देखने को मिलती है कौन, सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है। देन क्या है इसके अंदर, इट हेल्प अस कंपेयर पैटर्न्स अक्रॉस द ग्लोब। और यहाँ पर क्या हम पूरे ग्लोबली एक ही थीम को लेकर पूरा पढ़ते हैं, तो इसी वजह से हमें क्या है यहाँ पर हमें जो पैटर्न्स है ना जो हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं तो उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हमें क्या जब अंडरस्टैंडिंग हो गई ना तो हम क्या है आसानी से उसको कंपेयर कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ना तो उसकी वजह से क्या है हमें जो पैटर्न्स है ना जो वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली हमें देखने को मिलता है तो उसी की वजह से हम क्या है उनको इजीली हम क्या है कंपेयर भी कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसके अंदर क्या एक थीम लो और पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या करो आप उसकी स्टडी करो या रिसर्च करो। समझ में आ गया एकदम। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिससे क्या करना है हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है रिवर के बारे में। यानी क्या कर लिया हमने एक थीम पकड़ ली, वो क्या है हमारे पास रिवर। ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर हमने थीम ली है रिवर तो हम यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे हम देखेंगे रिवर जैसे नील इन अफ्रीका, गंगा इन इंडिया एंड मिसिसिपी इन यूएसए। यानी कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली कौन कौन सी हमें क्या रिवर देखने को मिल रही है तो हम सबकी यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है। यानी थीम ले ली हमने रिवर और ग्लोबली इसके बारे में हमने पढ़ा और ऑल अंडर वन टॉपिक। टॉपिक क्या हमारे पास यहाँ पर, रिवर, नो मैटर विच रीजन। ठीक है। ध्यान में रखना यहाँ पर क्या है थीम हम देखते हुए चलते हैं, बार बार मैं बता रही हूँ यहाँ पर थीम, यानी यहाँ पर क्या है पूरा फोकस होता है एक थीम के ऊपर। यानी यहाँ पर रीजन को क्या है देखा नहीं जाता है, यानी यहाँ पर रीजन मैटर नहीं करता है, यहाँ पर मैटर करती है तो क्या, थीम। ओके, एकदम क्लियर। देन हम यहाँ पर बात करते हैं अब जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ना तो उसके अंदर कैसे क्या हमें ज्योग्राफी की ब्रांचेस देखने को मिलती है उसको हम फटाफट से यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी। अब यहाँ पर क्या होता है तो ये स्टडी करता है अबाउट द नेचुरल फीचर्स एंड फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ के ऊपर कैसे क्या हमें नेचुरल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और कैसे क्या जो फिजिकल प्रोसेसेस है जो हमारे अर्थ के ऊपर हो रही है तो उनकी स्टडी कौन करता है, फिजिकल ज्योग्राफी। और इसके अंदर क्या हमें अगेन 4 सब ब्रांचेस देखने को मिलती है। कौन कौन सी है वो, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और सॉइल ज्योग्राफी। ठीक है। अब जो जियोमॉर्फोलॉजी है ना वो स्टडी करता है अबाउट द लैंडफॉर्म एंड अ सरफेस। यानी कहने का मतलब जो है ना लैंड है ना जो सरफेस है ना उसके बारे में स्टडी करता है कौन, जियोमॉर्फोलॉजी। यानी यहाँ पर क्या है लैंडफॉर्म्स और अ सरफेस की स्टडी करी जाती है अंडर जियोमॉर्फोलॉजी। जैसे यहाँ पर आ जाता है जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी अर्थ के ऊपर कैसे क्या लैंडफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, कैसे क्या हमारा अर्थ का सरफेस है तो उनकी स्टडी कौन करके देता है हमें, इनकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी की सब ब्रांच कौन सी, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर हम क्या इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लाइमेटोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है, स्टडी ऑफ वेदर, क्लाइमेट, विंड, रेनफॉल एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब जो एटमॉस्फेयर वगैरह चीज़ें हैं ना तो उनकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं तो वो है क्लाइमेटोलॉजी। यानी जो क्लाइमेटोलॉजी है ना उसके अंदर हम क्या है वेदर, क्लाइमेट, विंड, रेनफॉल वगैरह वगैरह ये एक्सेट्रा सभी चीज़ों की हम क्या है यहाँ पर स्टडी करते हैं। किसके अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी का सब ब्रांच कौन सा, क्लाइमेटोलॉजी, उसके अंदर हम क्या है इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। देन आता है हमारे पास हाइड्रोलॉजी। अब इसके अंदर क्या है, स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, ओशियन, लेक्स एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब जो हाइड्रोलॉजी है ना यानी यहाँ पर क्या है हम वाटर बॉडीज़ की स्टडी करते हैं और किसके अंदर करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की सब ब्रांच कौन सी, हाइड्रोलॉजी के अंदर हम क्या है इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। देन आता है हमारे पास फाइनली जो फिजिकल ज्योग्राफी उसका लास्ट सब ब्रांच कौन सा है वो, सॉइल ज्योग्राफी। इसके अंदर क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं ऑफ टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। यानी जो सॉइल है ना उसका कैसा क्या टाइप हमें देखने को मिल रहा है, कैसे क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं अंडर द सब ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सी है वो, सॉइल ज्योग्राफी। समझ में आ गया।
नाउ सेकंड हमारे पास ज्योग्राफी की ब्रांच आती है, वो कौन सी है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी एज पर सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, और ये क्या करता है, स्टडी करता है द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमन और जो नेचर है ना उनके एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है ना, तो उसकी स्टडी कौन करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अब इसकी सब ब्रांचेस पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट आती है हमारे पास सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी। इसमें क्या होता है, इट इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इट्स डायनामिक्स लाइक कस्टम, ट्रेडिशंस, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर क्या है, नाम से समझो, यानी यहाँ पर क्या है, सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, यानी यहाँ पर क्या है, ह्यूमन का जो सोशल और जो कल्चरल जो है ना एनवायरनमेंट, उनकी यहाँ पर स्टडी करी जाएगी, पर किस मैनर में, स्पेशल मैनर में, या स्पेशल पर्सपेक्टिव को देखते हुए। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, जो सोसाइटी और उसके जो डायनामिक्स है ना, जो क्या है ओवर द टाइम उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलता है, जैसे हो गया कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों की क्या है, स्पेस वाइज स्टडी कौन करके देता है हमें, तो वो है सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी। फाइन, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और ये क्या करता है, तो इट डील्स विद बाउंड्रीज, स्टेट्स, पावर एंड जियोपॉलिटिक्स, दैट इज इट स्टडीज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस। यानी क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, सभी चीज़ों को स्पेस वाइज देखा जाता है। और अगर हम यहाँ बात करें पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर क्या है, स्पेस वाइज पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखा जाएगा, जैसे ये डील करेगा विद बाउंड्रीज, स्टेट्स, पावर एंड जियोपॉलिटिक्स। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर हो रही है ना, तो उनकी स्टडी करके कौन देता है हमें, तो वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, देन आता है हमारे पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये क्या करता है, सो इट एक्सप्लोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विसेज। यानी कहने का मतलब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसके परफॉर्म करने पर हमें क्या मिलता है, मनी मिलता है या पैसा मिलता है, तो वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ना, तो उनको ओवर द स्पेस उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फाइन, देन आता है हमारे पास हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। सो ये क्या करता है, इट एग्जामिन्स द जोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड सिविलाइजेशन। और ऐसा ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें हो रही है ना, या हिस्टोरिकल जो भी इवेंट हो रहे हैं ना, तो उन्हें क्या है यहाँ पर स्पेस वाइज देखा जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, जोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड सिविलाइजेशन, यानी जो भी पास्ट इवेंट और जो सिविलाइजेशन है ना, तो उनका जोग्राफिकल एस्पेक्ट हमें कौन बताता है या कौन दिखाता है, तो वो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। फाइन, देन आता है हमारे पास पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। और यहाँ पर क्या, ऐसा नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या पॉपुलेशन और उनके सेटलमेंट की यहाँ पर स्टडी कर जाएगी, पर कैसे, स्पेस वाइज। ठीक है, सो इट स्टडीज हाउ पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ एंड वेयर दे लिव ऑन द अर्थ सरफेस। यानी अर्थ सरफेस के ऊपर लोग किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उनका पैटर्न कैसा है, कैसे वो रह रहे हैं, उनका सेटलमेंट का पैटर्न कैसा है, तो सभी चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है स्पेस वाइज, तो वो है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, उसी के हमने यहाँ पर 5 सब ब्रांचेस देखी, कौन कौन सी, सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड लास्ट वन आता है हमारा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। और इसके ऊपर आपका 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको बताया भी है, क्योंकि इसके अंदर 5 आपकी सब ब्रांचेस आ रही है ना, तो ये क्या अच्छे से आपके 5 मार्कर में आ सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, और अगर आपको ऐसे ही याद हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर थोड़ा सा अगर आप इसके सब ब्रांचेस भूल रहे हो, तो इसको लर्न करने की ट्रिक है, सम पीपल ईट हॉट पिज्जा। क्या है, सम पीपल ईट हॉट पिज्जा। अब इसके फर्स्ट लेटर से इसको याद रखना, क्या हो गया यहाँ पर, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, और यहाँ पर क्या हो गया, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। नाउ हमारे पास सिस्टमैटिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारे पास ज्योग्राफी की 3rd ब्रांच आती है, वो कौन सी है हमारी, बायो ज्योग्राफी। क्या नाम है, बायो ज्योग्राफी। और ये क्या होता है, इट फॉर्म्स फ्रॉम द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरफेस से कौन बनता है, बायो ज्योग्राफी। ओके, और इसके अंदर क्या हम यहाँ पर फर्दर हमारी 4 सब ब्रांचेस पढ़ेंगे, यानी 4 सब ब्रांचेस हम यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट कौन सी है हमारी, प्लांट ज्योग्राफी। और यहाँ पर क्या ऐसे नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या है, हम स्पेस वाइज क्या है, प्लांट वगैरह की स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर क्या लिखा है, सो इट स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन पैटर्न ऑन द अर्थ। यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्लांट स्पीशीज, फॉरेस्ट और जो वेजिटेशन है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन या उनका पैटर्न कैसा है, तो उनकी स्टडी कौन करता है स्पेस वाइज, तो वो है प्लांट ज्योग्राफी। ओके, समझ में आ गया। तो हमने क्या देख लिया, प्लांट ज्योग्राफी हमने देख लिया, विच इज बेसिकली द सब ब्रांच ऑफ बायो ज्योग्राफी। नाउ हमारे पास बायो ज्योग्राफी का 2nd सब ब्रांच आता है, वो कौन सा है हमारा, जू ज्योग्राफी। और ये क्या करता है, इट फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीशीज, हैबिटेट्स एंड हाउ एनिमल अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या एनिमल
एनिमल्स वगैरह है ना, तो उनका ओवर द स्पेस उनकी स्टडी करी जाएगी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है, ठीक है, और किस तरीके से वो क्या डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर रखे हैं, तो उनकी जो है ना स्पेस वाइज स्टडी कौन करेगा, तो वो है जू ज्योग्राफी। ओके, देन आता है हमारे पास इकोलॉजी और इकोसिस्टम ज्योग्राफी। और ये क्या करता है, सो इट स्टडीज द इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट फॉर्मिंग इकोसिस्टम्स एंड फूड चेन। यानी यहाँ पर क्या है, ये जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम ज्योग्राफी है ना, तो यहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन की स्टडी होती है। और इंटरेक्शन किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, तो उनकी स्टडी कौन करता है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम ज्योग्राफी, कि किस तरह से क्या है जो इकोसिस्टम बनता है, किस तरह से क्या फूड चेन हमारे जो है एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलती है, तो उनकी स्टडी है ना, तो उनकी स्टडी कौन करके देता है हमें, तो वो है इकोलॉजी और इकोसिस्टम ज्योग्राफी, विच बेसिकली स्टडीज द interaction between living organism and their environment. Fine. Then आता है हमारे पास environmental geography, और ये क्या करता है, so it analyzes the impact of human activities on natural ecosystems and aim for sustainable management of resources. यानी यहाँ पर क्या है, ये वाली ज्योग्राफी है ना, ये देखती है कि किस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, तो उनका कैसा क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ऑन द फिजिकल एनवायरमेंट या ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम, तो वो इसको एनालाइज करती है। और साथ ही साथ ये हमें बताती है कि किस तरह से हमें हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो उन्हें क्या करना है, हमें किस तरह से सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें कौन बताता है, या उसके बारे में कंसर्न कौन करता है, या कंसर्न कौन रखता है, तो वो है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ओके, समझ में आ गया। तो इसी के साथ क्या कर लिया हमने, सिस्टमैटिक जो हमारी अप्रोच है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो भी ज्योग्राफी के ब्रांचेस है वो हमने कवर कर ली ना। हमारे पास हमारी सेकंड अप्रोच आती है, वो कौन सी है हमारी, रीजनल अप्रोच। क्या है, रीजनल अप्रोच। और ये जो अप्रोच है ना बच्चों, वो इंट्रोड्यूस करी थी कार्ल रिटर ने, जो क्या है अनदर जर्मन ज्योग्राफर थे, ठीक है। यानी एक थे अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, और उनके ही टाइम पे थे या उनके कंटेम्प्रेरी थे कौन, कार्ल रिटर। तो उन्होंने ये वाली जो अप्रोच है ना, रीजनल अप्रोच, वो क्या करी थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, या उन्होंने क्या करी थी, ये वाली अप्रोच डेवलप करी थी, ठीक है। और ये वाली जो अप्रोच है ना, वो फोकस करती है ऑन स्टडिंग ऑल द फीचर्स ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, और एरिया लाइक अ स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट। यानी यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। यानी यहाँ पर क्या होता है, कोई भी रीजन है ना, तो उस पर्टिकुलर रीजन के जितने भी फीचर्स है ना, उनकी यहाँ पर स्टडी करी जाती है। पहले वाले में क्या था, एक ही थीम को लिया और उसको ग्लोबली उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करी जाती थी। यानी एक ही थीम पर उसको ग्लोबली उसके बारे में स्टडी करी जाती थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर रीजन को लेंगे, है ना। पहले वाले में था थीम, और यहाँ पर लेंगे हम रीजन, यानी कोई भी पर्टिकुलर रीजन ले लिया और उसके बारे में उसके जितने भी फीचर्स है ना उस पर्टिकुलर रीजन के, उन सभी की यहाँ पर स्टडी करी जाएगी। जैसे हमने स्टेट ले लिया, ठीक है, कोई सा भी स्टेट ले लिया, राजस्थान ले लिया, गुजरात ले लिया, है ना, एमपी ले लिया, तो कोई भी हमने स्टेट ले लिया। अब उस पर्टिकुलर रीजन के हम जितने भी फीचर्स है ना, टूरिज्म हो गया, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन हो गई, वहाँ का कल्चर हो गया, वहाँ के फेस्टिवल्स हो गए, तो उन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ का जो है ना मैटर, वो क्या गैदर करा जाएगा। ओके, समझ में आ गया। यानी कोई भी पर्टिकुलर हमने रीजन लिया और उसके जितने भी फीचर्स है ना, उनकी क्या है स्टडी करी जाएगी अंडर रीजनल अप्रोच। यानी कोई भी पर्टिकुलर रीजन लो और उसके पूरे के पूरे फीचर की वहाँ पर स्टडी करो, तो वो क्या होता है हमारा रीजनल अप्रोच। अब इसके फीचर की बात करते हैं। सो फर्स्ट आता है हमारे पास एरिया वाइज स्टडी, जैसे रीजन, कंट्री, स्टेट या कुछ भी ले लो। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एरिया वाइज स्टडी होती है। यानी कोई एरिया लिया और उसके सारे फीचर की क्या होगी यहाँ पर स्टडी होगी। तो फर्स्ट फीचर क्या हुआ इसका, कि यहाँ पर क्या होता है एरिया वाइज स्टडी होती है। देन क्या होता है यहाँ पर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेस। यानी कोई भी प्लेस है ना, तो उसके कैसे क्या उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है, या किसके अकॉर्डिंगली हमें इसको देखने को मिलती है, तो वो है रीजनल अप्रोच। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम बच्चों यहाँ पर रीजन वाइज स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम पूरे रीजन के अच्छे से स्टडी करेंगे इन डेप्थ, तो हमें क्या है उस रीजन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हमें पता लगेंगे। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग में है ना हमें कौन हेल्प करेगा, तो वो है रीजनल अप्रोच। देन आता है हमारे पास यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या करना है, अगर हमें क्या है पर्टिकुलर रीजन में क्या करना है, हमें उसको लेकर प्लानिंग करनी है या कैसे क्या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड होगी या किस अप्रोच के थ्रू प्रोवाइड होगी, तो वो है रीजनल अप्रोच। क्लियर हो गया एकदम फाइन। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो इफ़ वी आर स्टडिंग राजस्थान, वी स्टडी इट्स क्लाइमेट, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इट्स इंडस्ट्रीज। यानी क्या हमने एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया, क्या लिया हमने राजस्थान, कि हमें क्या करना है, अगर राजस्थान की स्टडी करनी है तो हम क्या इसके सारे ही फीचर को स्टडी करेंगे। जैसे हमने क्लाइमेट ले लिया, क्लाइमेट की स्टडी कर ली, वहाँ की पॉपुलेशन की स्टडी कर ली, वहाँ कैसा क्या एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है, कौन कौन सी क्रॉप वहाँ पर ग्रो करी जाती है, उनकी हमने स्टडी कर ली, और वहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्री हमें मेजरली देखने को मिलती है, तो उनकी हमने स्टडी कर ली। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, एक वन प्लेस हमने ले लिया। यानी जितनी भी चीज़ें हैं ना, हमने क्या एक प्लेस को लेकर
पड़ी और वो प्लेस अभी यहाँ पर कौन सा है, तो वो है राजस्थान। समझ में आ गया। पहले वाले में क्या था, सिस्टमेटिक वाले में हमने क्या है एक थीम को लिया और उसको ग्लोबली पढ़ लिया, पर यहाँ पर क्या है कोई भी पर्टिकुलर रीजन लिया और उसके सारे फीचर की यहाँ पर क्या होगी, स्टडी होगी अंडर रीजनल अप्रोच। समझ में आ गया। अब इसके ब्रांचेस की बात करते हैं कि अंडर रीजनल अप्रोच हमें ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिलती है। ओके, तो फर्स्ट आता है हमारे पास रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडीज, और ये क्या करता है, फोकस करता है ऑन डिटेल स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन लाइक अ कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचुरल एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। यानी यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन ले लिया और उसकी क्या है इन डेप्थ या क्या है डिटेल में वहाँ पर उसकी स्टडी करी जाएगी। और रीजन कुछ भी हो सकता है, कंट्री हो सकता है, स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी ले लिया, पर कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कोई भी पर्टिकुलर रीजन लिया और उसकी क्या है इन डेप्थ यहाँ पर उसकी स्टडी करी जाएगी। और यहाँ पर हम सब चीज़ें देखेंगे, नेचुरल फीचर भी देखेंगे, है ना, कल्चरल या हमारे ह्यूमन फीचर भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे स्टडिंग द थार डेजर्ट और द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इन डेप्थ। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि हमको क्या करना है, अगर यहाँ पर थार डेजर्ट की स्टडी करनी है, और या हम कह सकते हैं कि अगर हमें क्या है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की हमें स्टडी करनी है ना इन डेप्थ के अंदर, तो वो किसके अंदर होगी, रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडीज। देन अगर हम देखें इसकी सेकंड ब्रांच ज्योग्राफी की एज पर रीजनल अप्रोच, तो वो आती है हमारी रीजनल प्लानिंग। कौन सी आती है, हमारी रीजनल प्लानिंग। और इसके अंदर क्या आता है, सो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग for the development of a specific region by analyzing its resources, प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल। और यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बच्चों होगी यहाँ की रीजन की स्टडी, क्योंकि हमने क्या कर लिया, अगर डिटेल में किसी भी रीजन के बारे में स्टडी कर लिया ना, तो हमें पता चलेगा ना कि वहाँ पर कौन कौन सी उस रीजन में प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है। अब उस प्रॉब्लम को हमने एनालाइज कर लिया या हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा उसकी प्लानिंग को लेकर, कि कैसे क्या उस प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना है। तो अब क्या है, उसकी डेवलपमेंट को लेकर प्लानिंग करी जाएगी बाय एनालाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल। यानी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा जाएगा, इन डेप्थ उस पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करी जाएगी, वहाँ कैसे क्या चीज़ें चल रही है उसे एनालाइज करा जाएगा। फिर बाद में सेकंड स्टेप क्या आएगी, जो भी स्पेसिफिक रीजन है उसके डेवलपमेंट को लेकर वहाँ पर प्लानिंग करी जाएगी। ओके, और अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें ना, तो इसके एग्जाम्पल में क्या जाएगा, प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन बैकवर्ड रीजन्स लाइक बुंदेलखंड और ट्राइबल एरियाज। यानी कहने का मतलब अगर हमें क्या करना है, कोई भी बैकवर्ड रीजन है, अगर वहाँ पर क्या करना है हमने, फॉर एग्जांपल हमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम वहाँ की जो भी प्रॉब्लम है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और देन क्या करा जाएगा, उसके बाद जो भी पर्टिकुलर रीजन है ना, तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या है वहाँ पर प्लानिंग करी जाएगी। ना हमारे पास जो है रीजनल अप्रोच का अकॉर्डिंगली ज्योग्राफी की थर्ड ब्रांच आती है, वो कौन सी हमारी, रीजनल डेवलपमेंट। और यहाँ पर क्या है, सो दिस फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज बाय इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंटल पॉलिसीज सूटेड टू द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक एरियाज। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस वाली जो है ज्योग्राफी के ब्रांच के अंदर, कि यहाँ पर जो रीजनल डिस्पैरिटीज है ना, उसको रिड्यूस करने पर यहाँ पर फोकस करा जाता है। यानी कोई रीजन बहुत ज़्यादा ही डेवलप है या बहुत ज़्यादा ही एडवांस है, और भाई उसके कंट्रास्ट में उसके पास वाली जगह जो क्या है बैकवर्ड रह गई है, तो इस तरह से जो रीजनल डिस्पैरिटीज या जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है ना, तो उसको रिड्यूस करने पर फोकस कौन करता है, रीजनल डेवलपमेंट, बाय इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंटल पॉलिसीज जो कौन लाएगी, गवर्नमेंट। ठीक है, और ये क्या है, ये जो पॉलिसीज बनाई जाएगी ना, ये क्या है रीजन वाइज बनाई जाएगी, है ना। यानी जो क्या है पर्टिकुलर रीजन को सूट करेगा ना, या उनके हिसाब से होगा ना रीजन वाइज कि कौन सी किसको क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर पॉलिसी बनाई जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जिस भी स्पेसिफिक एरिया का जो है ना नीड उसको सूट करेगा, उसके हिसाब से वहाँ पर क्या डेवलपमेंटल पॉलिसी बनाई जाएगी, जिससे क्या है हमें जो रीजन के अंदर डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही है ना, तो वो क्या हो, रिड्यूस हो। तो ये क्या होता है, फोकस होता है रीजनल डेवलपमेंट का, विच इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी एज पर रीजनल अप्रोच। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब जो हमारी कंट्री का फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ना, तो उसके अपलिफ्टमेंट को लेकर जो पॉलिसीज है ना वो लाना। और ये पॉलिसीज कैसे आएगी, उस स्पेसिफिक रीजन को सबसे पहले वहाँ पर उसकी स्टडी करी जाएगी, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा जाएगा, देन वहाँ पर प्लानिंग करी जाएगी कि कैसे क्या वहाँ पर डेवलपमेंट करना है, और फिर बाद में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर रीजन का वहाँ पर डेवलपमेंट करना। यानी ये सब चीज़ें क्या स्टेप बाय स्टेप चल रही है। ठीक है, पहले क्या करा जाएगा, स्टडी, देन प्लानिंग, देन आता है उसके बाद थर्ड क्या आता है हमारे पास, रीजनल डेवलपमेंट। तो उस पर्टिकुलर रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट
डेवलपमेंट करने के लिए जो भी सूटेड जो भी डेवलपमेंटल पॉलिसी है ना वो क्या है वहाँ पर लाई जाएगी। तो ये क्या होता है हमारा रीजनल डेवलपमेंट। ओके, देन आता है हमारे पास इसका लास्ट जो है ज्योग्राफी का ब्रांच एज पर रीजनल अप्रोच, तो वो है हमारी रीजनल एनालिसिस। ओके, और ये क्या करता है, इट यूजेस क्वांटिटेटिव टूल्स एंड डेटा टू एनालाइज पैटर्न एंड ट्रेंड्स ऑफ वेरियस फिनोमेना लाइक पॉपुलेशन, लैंड यूज एक्सेट्रा विद इन अ रीजन। और अब क्या हुआ, स्टडी कर ली, प्लानिंग कर ली, डेवलपमेंट कर लिया, अब फाइनली क्या होगा, इन सब चीज़ों का क्या करा जाएगा, एनालिसिस करा जाएगा। कैसे करा जाएगा, बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव टूल्स एंड डेटा, जिससे क्या है कोई भी पर्टिकुलर फिनोमेना है ना तो उसके पैटर्न और उसके ट्रेंड की क्या है वहाँ पर एनालिसिस उनका करा जाएगा, है ना, विद इन अ रीजन, यानी रीजन वाइज जो भी चीज़ें करी है ना तो उनका एनालिसिस करा जाएगा बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव टूल्स एंड डेटा। फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स इन राजस्थान वर्सेज केरला। ठीक है, यानी कहने का मतलब दो रीजन ले लिए और उनका पॉपुलेशन ग्रोथ का यहाँ पर एनालिसिस करा जाएगा, किसके अंदर, रीजनल एनालिसिस के अंदर, विच इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी एज पर रीजनल अप्रोच। क्लियर हो गया, चार हमने ब्रांचेस पढ़ी है रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली, रीजनल स्टडीज, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट और लास्ट वन क्या है हमारी रीजनल एनालिसिस। नाम फटाफट से हमारे नेक्स्ट पेज पर रिवाइज करते हैं, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। ओके, अब इसके अंदर जो टर्म है ना डुअलिज्म, उसका मतलब क्या होता है, सो इट रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ टू कंट्रास्टिंग बट कोएग्जिस्टिंग अप्रोचेस और आइडियाज विद इन द सब्जेक्ट। यानी एक ही सब्जेक्ट के अंदर क्या है, टू कंट्रास्टिंग बट कोएग्जिस्टिंग जो अप्रोचेस और जो आइडियाज होते हैं ना तो वो क्या होता है, डुअलिज्म। यानी एक ही सब्जेक्ट के अंदर जो साथ में जो अप्रोचेस आई है ना बट वो क्या थोड़ी कंट्रास्टिंग है, तो उनको लेकर क्या आता है, एक ही सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, डुअलिज्म आता है। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में कि एक ही सब्जेक्ट है बट उसके अंदर जो ऐसी अप्रोचेस और आइडिया है जो क्या है एट वन पॉइंट वो क्या है थोड़ी कंट्रास्टिंग भी है एक दूसरे से, और एट अनदर पॉइंट वो क्या है साथ साथ कोएग्जिस्ट भी कर रही है, यानी उनको हमें साथ में पढ़ने की भी जरूरत है। तो ये जो सब चीज़ें होती है ना तो इससे क्या होता है, सब्जेक्ट के अंदर हमें डुअलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें ना तो हमें यहाँ पर क्या है टू मेन टाइप्स ऑफ डुअलिज्म देखने को मिलते हैं, जैसे फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, और आ जाता है सेकंड हमारा रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक अप्रोच। ओके, तो एक एक करके दोनों की बात करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल ज्योग्राफी, और ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना वो क्या है नेचुरल फीचर से डील करता है या उनकी स्टडी से डील करता है, जैसे लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, रिवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उनकी स्टडी से कौन डील करता है या कौन इन सब चीज़ों को स्टडी करता है, तो वो कौन है, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। और अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें ना तो वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी की स्टडी करता है, बट किस मैनर में, स्पेशल मैनर में, जैसे पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमी, इन सब की स्टडी करता है कौन, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसमें क्या हमें डुअलिज्म देखने को मिलता है, यानी क्या है टू कंट्रास्टिंग ज्योग्राफी भी है, एक करती है फिजिकल एलिमेंट की स्टडी, एक करता है ह्यूमन एलिमेंट की स्टडी, और सारी सारी क्या कोएग्जिस्टिंग भी है, यानी दोनों को साथ में पढ़ने की भी जरूरत है फॉर द कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डुअलिज्म फर्स्ट वाला। सेकंड अगर हम बात करें रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक अप्रोच की, तो इसके अंदर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रीजनल अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, रीजन वाइज क्या होता है, सारे ही आस्पेक्ट की क्या है स्टडी करी जाती है, किसके अंदर, रीजनल अप्रोच के अंदर। और भाई अगर हम सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करें ना तो यहाँ पर क्या है, एक ही थीम को क्या है पूरे वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली क्या है उनकी स्टडी करी जाती है। ओके, तो वो क्या होती है हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच। और यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या दोनों अप्रोचेस क्या है कोएग्जिस्टिंग है, हमने अभी देखा था। तो ये क्या है दोनों अप्रोचेस कोएग्जिस्टिंग है और साथ ही साथ क्या है थोड़ी कंट्रास्टिंग भी है, यानी यहाँ पर क्या है रीजन वाइज स्टडी करी जाती है और रीजन वाइज सारे एस्पेक्ट को देखा जाता है, बट यहाँ पर क्या है एक थीम को ले लिया और पूरे ग्लोबली उनकी स्टडी करी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी विद इन द सेम सब्जेक्ट जो हमें अप्रोचेस और आइडिया सीखने को मिलते हैं जो क्या है एट वन पॉइंट कंट्रास्टिंग है एंड एट अनदर पॉइंट वो क्या है कोएग्जिस्टिंग भी है। तो वो क्या होता है हमारा डुअलिज्म। और ज्योग्राफी में क्या हमें टू मेन टाइप ऑफ डुअलिज्म देखने को मिलता है, फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी और सेकंड आता है हमारे पास इसके अंदर रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक अप्रोच। फाइन, क्लियर हो गया एकदम। अब बात आती है कि ये जो डुअलिज्म है ना वो एग्जिस्ट करता ही क्यों है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना बच्चों तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ठीक है, और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें ना तो इसके अंदर हमें डुअलिज्म देखने को क्यों मिलता है, सो इसके पीछे का रीज़न है ज्योग्राफी इज बोथ नेचुरल साइंस एंड अ सोशल साइंस, सो इट नेचुरली डेवलप्स डुअल पर्सपेक्टिव। यानी कहने का मतलब अभी हमने देखा था ना कि ज्योग्राफी क्या कॉम्बिनेशन है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का, तो इसी वजह से हमें क्या इसके अंदर नेचुरली हमें क्या इसके अंदर डुअल
पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। और ये भी क्या है, डुअलिज्म है ना, वो भी क्या इन सम वे और दी अदर क्या करता है, ज्योग्राफर के लिए हेल्पफुल होता है टू स्टडी द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल। और ये जो डुअल पर्सपेक्टिव है ना, ये भी क्या है, इन सम वे और दी अदर हेल्पफुल प्रूफ होता है फॉर द ज्योग्राफर टू स्टडी द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल, यानी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वर्ल्ड की स्टडी करने में भी क्या है, ये जो डुअल पर्सपेक्टिव है ना, जो क्या ज्योग्राफी के अंदर इमर्ज होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, दोनों ही है, नेचुरल साइंस है और जो सोशल साइंस है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसी वजह से क्या इसके अंदर नेचुरली क्या होता है, जो डुअल पर्सपेक्टिव है ना, वो क्या डेवलप हो जाता है। और ये क्या ज्योग्राफर्स के लिए हेल्पफुल प्रूफ होता है फॉर स्टडिंग द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल, यानी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या करना, जो अर्थ है ना या हमारी जो प्लेनेट है ना, उनकी स्टडी करना। तो इसमें क्या जो डुअल पर्सपेक्टिव है ना, वो क्या ज्योग्राफर्स के लिए क्या होता है, हेल्पफुल प्रूफ होता है। ओके, समझ में आ गया। अब हम फाइनली फटाफट से हमारा रिवाइज करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी और उसके इंपॉर्टेंस को लेकर आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसके अंदर क्या लिखा है, सो इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ स्फीयर। 4 स्फीयर कौन कौन से हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो ये चारों ही जो स्फीयर्स है ना, उनकी स्टडी किसके अंदर करी जाती है, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर उनकी स्टडी करी जाती है, ठीक है। और क्या बोला गया इसके अंदर, ईच सेगमेंट इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स इन डिफरेंट वे। और ये क्या है, जितने भी जो सेगमेंट है ना जो हमने अभी देखे, तो वो भी क्या है, इन सम वे और दी अदर इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर क्या करता है, हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या करता है, वो इम्पैक्ट डालता है या इफेक्ट हमें करता है। समझ में आ गया। अब एक एक करके फटाफट से सबको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर लिथोस्फीयर। इसके अंदर इन जनरल क्या आता है, हमारा लैंड फॉर्म। और इसके अंदर अगर हम देखें इन पर्टिकुलर, तो इसके अंदर आता है जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, सोइल्स एंड मिनरल्स। और इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें कि हमारे जो है ना ह्यूमन लाइफ के ऊपर इसका कैसे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, तो ये क्या करता है, इफेक्ट करता है हमारा एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो वही बात इसके अंदर बोला गया है कि जो सेगमेंट्स आते हैं ना जिनके हम स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, तो ये क्या करते हैं, इन सम वे और दी अदर क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स है ना उनकी लाइफ के ऊपर क्या करते हैं, वो इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लिथोस्फीयर है ना, वो क्या हमारी ह्यूमन के एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट पर क्या करता है, वो इम्पैक्ट डालता है कि कैसा क्या हमें लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से हमारा हाउसिंग पैटर्न होगा, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर भी हम उस हिसाब से करेंगे, है ना, और माइनिंग भी हिसाब से होगी, जहाँ पर मिनरल है वहाँ पर माइनिंग होगी। यानी कहने का मतलब ये क्या करता है, हमारी ह्यूमन लाइफ पे क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, या उसे क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। नाउ सेकंड हमारे पास हमारा स्फीयर आता है, वो है एटमॉस्फेयर। और इसके अंदर क्या इन जनरल आ जाता है एयर एंड क्लाइमेट। और इसके अंदर भी अगर हम और देखें तो इसके अंदर आ जाता है जैसे वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, विंड्स, रेनफॉल, ठीक है। और ये हमारी ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट कैसे करता है, सो ये इन्फ्लुएंस करता है हमारा फार्मिंग, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड लाइफस्टाइल, यानी हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। तो इन सभी पर क्या है, हमारा जो क्लाइमेट या हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वो क्या करता है, हम पर इम्पैक्ट डालता है, या इन सम वे और दी अदर हमारी लाइफ को क्या करता है, वो इम्पैक्ट करता है। समझ में आ गया। नाउ इसके अंदर हमारा थर्ड स्फीयर आता है, वो कौन सा है, हमारा हाइड्रोस्फीयर। और इसके अंदर इन जनरल क्या जाता है, वो है वाटर बॉडीज। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इसके अंदर आ जाता है रिवर्स, ओशन, लेक्स और ग्राउंड वाटर। और ये क्या है, हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, सो ये क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है, ड्रिंकिंग वाटर देता है हमें, इरिगेशन, फिशिंग, ट्रेड में हमें क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। यानी कहने का मतलब हमें इन सब में क्या कर रहा है, वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। देन आता है हमारे पास लास्ट वन, वो क्या है, हमारा बायोस्फीयर। और इसके अंदर आ जाता है इन जनरल लाइफ जोन, ओके। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर इंक्लूड होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना जो क्या है हमारे अर्थ सर्फेस पे रह रहे हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। और साथ ही साथ वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो किस तरह से उनके नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका इंटरेक्शन आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ किस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो रह रहे हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो उन सभी की जो है ना स्टडी वो कौन करता है, बायोस्फीयर, जिसके अंदर मेजरली या इन जनरल क्या आ जाता है, लाइफ जोन। और ये हमारी ह्यूमन लाइफ को कैसे इंपैक्ट डालता है कि ये क्या करता है, हमें फूड, फ्यूल, ऑक्सीजन और बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ओके, समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब ये जो चारों ही हमने जो स्फीयर पढ़े ना, ये क्या है, किसके स्टडी के अंदर आ जाते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी के अंदर आ जाते हैं। और ये चारों के चारों स्फीयर क्या करते हैं, इन सम वे और दी अदर हमारी लाइफ को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ओके, नाउ फाइनली पढ़ेंगे हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस। ओके, और इसके अंदर मैंने क्या दे रखे, आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं ना, तो इसको अगर आप अपने आंसर के अंदर अगर थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस वो क्या क्या है। सो फर्स्ट आता है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग अर्थ सरफेस की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देता है, हमारे अर्थ सरफेस की हमें अंडरस्टैंडिंग देता है। सेकंड आ जाता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कि क्या करता है, जो आने वाला डिजास्टर है ना उसके बारे में हमें क्या कर देता है, प्रिपेयर कर देता है कि कैसे क्या हमें प्रिकॉशन मेजर रखने हैं, ठीक है, कौन से रीजन में आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या है, प्रिपेयर कर देता है
कौन? फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ पर क्या हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, नेचुरल एलिमेंट, डिजास्टर वगैरह सबके बारे में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में हमें क्या कर देता है, ये अवेयर कर देता है। ओके, देन आ जाता है हमारे पास क्लाइमेट एंड वेदर अवेयरनेस, और साथ ही साथ ये क्या करता है, हमें क्लाइमेट और वेदर अवेयरनेस भी देता है। ठीक है, तभी तो क्या है, वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही क्या है, हम फोरकास्टिंग वगैरह कर पाते हैं वेदर की। तो क्या है कहने का मतलब, क्लाइमेट और जो वेदर अवेयरनेस हमें देता है कौन? फिजिकल ज्योग्राफी। देन आ जाता है हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी यहाँ पर क्या हम पूरे फिजिकल एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना हमें ये अवेयर करता है अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, देन आ जाता है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें क्या करना है, इस तरीके से डेवलपमेंट करना है जिससे क्या हमारी नीड को भी फुलफिल कर ले विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एस्पिरेशन और नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, यानी हम हमारा काम भी कर ले और फ्यूचर जनरेशन को भी क्या है, उनकी नीड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़े। तो उसके लिए हमें रेडी या हमें उसके लिए अवेयर कौन करता है ऐसा डेवलपमेंट करने को, तो वो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। देन आ जाता है हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये हमें बताता है कि किस तरह से क्या कौन कौन से रिसोर्सेज कौन कौन से रीजन में हमें पाए जा रहे हैं और कौन कौन से स्केर्स है, कौन कौन से ज़्यादा है, तो उनको किस तरह से हमें मैनेज करके चलना है, तो उसके बारे में भी हमें अवेयरनेस कौन देता है या उसके बारे में हमें नॉलेज कौन देता है, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी। देन आ जाता है हमारे पास एग्रीकल्चरल प्लानिंग, ठीक है, कौन सी रीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो करना है, कौन सी जगह पे वो प्रॉफिटेबल होगा, कैसे क्या होगा, तो उनके बारे में भी हमें अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी। देन लास्ट वन आता है हमारे पास सेटलमेंट एंड अर्बन प्लानिंग, यानी रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, तो वहाँ पर कैसे क्या लोगों का सेटलमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ किस तरीके से जो अर्बन और जो रूरल एरियाज है ना, तो वहाँ पर लोगों को लेकर क्या इंक्लूसिव प्लानिंग करनी है, तो ओवरऑल उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये सब क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस। फाइन, तो इसी के साथ बच्चों हमने कर लिया हमारा फर्स्ट चैप्टर का अच्छे से रिविजन। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने अच्छे से डिटेल में पूरा हमने चैप्टर 1 का रिवीजन कर लिया है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सभी चीज़ें लर्न करवा दूं, ठीक है, तो ये मेरा मोटिव था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फाइनली ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों इन नोट्स को प्रिपेयर करने में आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो उसको लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इस चैनल से आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ना वो क्या आपको टाइमली मिल जाए। क्योंकि अब क्या हमने हमारी 11 की सीरीज स्टार्ट कर दी है ना, तो ऐसे करते करते मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको चैनल के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ना वो क्या आपको टाइमली मिल जाए। ओके, सो फाइनली थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ आप सभी बच्चों से अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।